पिछले 30 सालों से मेरा उनसे परिचय है। मैंने कभी उन्हें उदास या दुखी नहीं देखा। वो हमेशा आक्रामक रहते थे। ताओबाज सजलदा को कभी पैसे की कमी नहीं रही। अच्छी खासी सरकारी नौकरी में कर्मचारी यूनियन के लीडर भी थे सजलदा, पर उन्होंने शादी नहीं की। बाप ने कभी कुछ ऐसा कह दिया कि ताओबाज सजल ने भीष्म पितामह की तरह आजीवन कुंवारा रहने का संकल्प ले लिया। मोटू गबदू सजलदा बहुत मजाकिया भी है। उनके साथ कहीं घूमने चले जाओ तो रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। हंसते हंसाते सारा दिन बीत जाता था। सजलदा को अपनी माँ से बहुत लगाव था। बहनों की शादी के बाद उस बड़े घर में सजलदा और माँ ही रह गए थे। सजलदा कहीं भी हो वहाँ की पूरी रिपोर्ट माँ को फ़ोन से देते थे। बाहर अगर है तो रोज़ एक बार माँ से लंबी बात होती थी। आज सजलदा रिटायर हो गए। अब ऑफिस का झंझट खत्म। सारा दिन वे घर में ही रहते हैं माँ के पास। माँ भी अब काफ़ी उम्रदराज हो गई है। घर में खाना बनाने वाली आती है जो अभी अभी काम पर लगी है, क्योंकि अब माँ किचन में काम करने में असमर्थ हो गई है। अब खाना बनाने वाली रख ली गई है। पहले सजलदा ज़्यादातर बाहर रहते, पर अब कुछ तकलीफ़ों ने उनके शरीर में स्थायी घर बना लिया है, सो उनका घूमना फिरना बहुत कम हो गया है। दादा को खाने का बेहद शौक रहा है। नॉनवेज के बिना तो एक कौर भी गले से नहीं उतरता। एक अंडा या मछली तो भात के साथ चाहिए ही चाहिए। बाहर जाते तो उनके प्रिय भोजन में लॉबस्टर होता। सी फूड तो उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन ये कमबख्त शुगर की बीमारी ने सारा शौक मार दिया। अब संभल कर खाते हैं। अब रात को चावल की जगह रोटी खाते हैं। रोटी बेलना सेकना अब माँ के बस में नहीं। रोटी बनाने वाली बाई सुमन एक विधवा है। पति शराब पी पी कर मर गया। एक बेटी थी, वो ससुराल चली गई। सुमन सिर्फ अब अपने लिए कमाती है। वो भी 50 की है, स्वस्थ है, सुडौल है। वो 2-3 घरों में खाना बनाती है और अक्सर वही खा लेती है। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। वो जहाँ भी जाती है उस परिवार की सदस्य बन जाती है। इस घर में भी उसे माँ का बहुत ही स्नेह मिलता है। सबसे आखिर में वो इस घर में आती है और यही खाना खाकर फिर अपने घर चली जाती है। सजलदा ने अभी अभी एक स्मार्टफोन लिया है। सारा दिन वे उसी में उलझे रहते हैं। कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब में वीडियो। जवानी के दिनों में अपने ऑफिस, यूनियन और बाहर के दौरे, इन सब की व्यस्तता के बीच उन्हें कभी शादी या स्त्री संसर्ग का ख्याल नहीं आया। आया भी तो शादी नहीं करने की जिद थी। बाप से कभी पटी नहीं, इसलिए आक्रोश भी था कि जिस सुख की उनको आस थी, अपना वंश वो देखना चाह रहे थे, वो उनके जीते जी सजलदा देना नहीं चाह रहे थे। मतलब शादी करना, बच्चे पैदा करना उनके प्लान में दूर दूर तक नहीं था। उनकी एक भी महिला मित्र नहीं थी और न कभी उन्हें इसकी कमी महसूस हुई। कुछ ऐसा रहा कि उधर चाहकर भी वे आगे बढ़ नहीं पाए। वही व्यस्तता और बाप से तनावपूर्ण संबंध। अब सजलदा खाली है। अब कुछ कुछ ऐसा वैसा और प्यार रोमांस के सीन और वीडियो देख लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि अकेलापन बुढ़ापे में ठीक नहीं। वे किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकते थे। माँ के साथ मर्यादापूर्ण और एक सीमा तक ही बात हो सकती है। इधर माँ की दिनों दिन बढ़ती असमर्थता ने भी उनको चिंतित कर दिया है। उनकी सबसे बड़ी दोस्त माँ है, जिनके पास बैठकर वे खुद को बेहद हल्का और निश्चिंत महसूस करते हैं। पर अब उन्हें लगता कि एक अंतरंग मित्र होना चाहिए। आज शाम से ही बादल घिराए हैं। रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। धीरे धीरे बारिश बेहद तेज हो गई। 8 बजे सुमन आती है। 9 बजे तक रोटी बनाकर माँ बेटे को खिलाकर फिर खुद को 2 रोटी अपने लिए रखकर 10 बजे तक लौट जाती है। आज तेज बारिश के बीच सुमन छाता लेकर आई थी, फिर भी पूरी तरह भीग गई थी। उसे गीले कपड़ों में देखकर माँ ने उसे अपनी साड़ी देकर बदल कर आने को कहा। भीगी हुई सुमन सूखे कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अपने गीले कपड़े उतारकर माँ के दिए कपड़ों को पहनने
वो मेहमान के कमरे में चली गई। उसने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया, पर उसे मालूम नहीं था कि सजलदा भी उस कमरे में है। सजलदा अपनी कोई पुरानी फाइल ढूंढने वहाँ पहले से मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि सुमन ने दरवाज़ा बंद कर दिया है और वो लगभग अर्धनग्न थी, तो सजलदा ने खुद को एक अलमारी के पीछे छुपा लिया। यदि वो वहाँ अपने होने का एहसास सुमन को कराते तो वो बुरी तरह शर्मा जाती और ये अच्छा नहीं होता। उन्होंने उसके कपड़े बदलते तक खुद को आड़ में रखा, पर नज़र तो पड़ ही गई सुमन की चौड़ी सुडौल काया पर। उसका अनावरित सीना, उसके सुडौल वक्ष देखकर आज पहली बार दादा ने अपनी छाती में धड़कन महसूस की। वे टकटकी बांधकर सुमन को देखते रहे। कहीं से उनके दिल में कसमसाहट होने लगी। वे उसे छू लेने को बेताब होने लगे, पर किसी तरह खुद को काबू में किया। उस दिन से सजलदा की निगाह सुमन को देखने को प्यासी रहने लगी। वे सुमन को पूरा पूरा देखना चाहते थे। वे उसके पास जाना चाहते थे। उसके आने का उन्हें इंतजार रहता। वो किसी न किसी बहाने से किचन में जाकर उससे बातें किया करते, उसे निहारा करते। सुमन भी अकेली थी, उसे सजलदा से बात करना अच्छा लगता था। वो भी समझ रही थी कि सजलदा उसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। कभी आते जाते सजलदा और सुमन की देह टकरा जाती, कभी एक दूसरे से रगड़ खाती तो दोनों मुस्कुराकर हट जाते। आज सजलदा सुबह से उत्तेजित थे। अपनी उत्तेजना पर उन्हें खुद आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इतने सालों तक मैं अकेला रहा, पर मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। पर अब किसी का साथ क्यों अच्छा लगने लगा। उन्हें लगा कि आज सुमन से अपनी दिल की बात कहकर रहेंगे। उनसे रहा नहीं जा रहा था। हालांकि उम्र के साथ शरीर की अपनी क्षमता होती है, पर देह की प्यास तो बनी रहती है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्यार था या दैहिक भूख या सहज आकर्षण, पर उन्हें अब एक साथी की जरूरत महसूस हो रही थी। वे सोचने लगे कि जितना हो सके सुमन के साथ रहने का सुख ही उनके लिए काफ़ी है। आज वे अपना आवेग रोक नहीं सके। किचन में बातों ही बातों में सजलदा ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन ने कुछ नहीं कहा। सुमन को अपने पास खींचकर उसे में बाहों में भरकर उन्होंने उसके गाल पर एक दो चुम्बन जड़ दिए। प्यार की इस पहली कोशिश के दौरान सजलदा उत्तेजना से कांप रहे थे। सुमन बस सजलदा के साथ मौन खड़ी रही। अपनी गृहस्थी में शराबी पति से उसे सिर्फ प्रताड़ना ही मिली थी। रोज गाली गलौज से दिन की शुरुआत होती। आज उसके दिल की मरुभूमि में किसी ने प्रेम की शीतल वर्षा की थी। उसका मन हरिया गया। सजल के पास आने पर उसे भी बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ देर तक वे एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर दोनों अलग हो गए। अब वे अक्सर किचन में मन ही मन प्यार के नगमे गुनगुनाते, एक दूसरे का हाल चाल जानते, अपना अपना दुखड़ा सुनाते। सजलदा के जीवन में पहली बार किसी औरत ने एक दोस्त के रूप में कदम रखा था। सजलदा और सुमन की दोस्ती दिनों दिन प्रगाढ़ होती गई। उनका यह गुमनाम रिश्ता चलता रहा। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। सजल का कुछ भी सुमन से छुपा नहीं रह गया था। इधर माँ ज़्यादातर बिस्तर पर रहती थी। अब उनका खाना पीना भी बहुत कम हो गया था। सजल के साथ सुमन भी उनकी सेवा करती रहती। अब वो ज़्यादातर समय इसी घर में रहती। इससे किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। इस उम्र में उनके मिलने पर आखिर उन्हें कौन रोकता। दोनों इस तरह इस राह के अकेले मुसाफिर थे। वैसे भी इस शहर में किसको किससे मतलब होता है। भागते हाँफते शहर के लोग अपनी अपनी फिक्रों में उलझे किसी के घर भला क्यों झांकने लगे। आज माँ सुबह से बेहोश है। डॉक्टर आए हैं, उन्होंने जवाब दे दिया है। बड़ा सा घर खाली खाली लग रहा है, जबकि सभी बहनें आ गई हैं और भी यार दोस्त आ गए हैं। सब दुखी हैं। दादा की आंखें सूख नहीं रही हैं। शाम तक माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। घर में रोना धोना बढ़ गया। माँ की अंत्येष्टि हो गई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण भोज और शमशान बंधुओं को भोजन कराया गया। 1 महीने बाद सजलदा से मुलाकात हुई। कुछ बातों के बाद जब घर का हाल जानने की कोशिश हुई तो सजलदा फपक कर रो पड़े। उन्हें आज माँ की कमी बेहद खल रही थी। वो खुद को अकेला और अधूरा महसूस कर रहे थे। माँ अब नहीं है, ये उनको यकीन ही नहीं होता था।
घर में भी फबक पड़ते, पर इस मुश्किल वक्त में सुमन ने सजलदा का साथ दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया। इतने सालों तक मैं सजलदा से मिलता रहा, मैंने उन्हें कभी रोते नहीं देखा। आज उन्हें रोता देखकर मैं समय के खेल को समझने की कोशिश कर रहा था। समय कब किस रूप में आ जाए ये जादूगर समय ही जानता है, और वही इस सर्कस का मदारी भी है जो हम बंदरों को अपनी रस्सी से झटके मार मार कर अलग अलग रूप बनाकर नाचने को मजबूर कर देता है। कभी हंसी का खजाना, कभी गम की अंधेरी रातें, जिसकी कभी कल्पना भी ना की हो, वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जो सदा सदा साथ रहा वो कहीं दूर चला जाता है। जिससे अलग होने की कभी सोच भी ना आई हो, वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। सजलदा का एक घर खाली हुआ था तो एक घर भर भी गया था। माँ की जगह तो सुमन कभी नहीं ले सकती थी, पर ढाढ़स बंधाने के लिए उसका सहारा सजलदा के लिए बेहद जरूरी था, और वो ऐसा करने की भरसक कोशिश भी कर रही थी। आखिर उसे भी सजलदा से प्यार और हमदर्दी जो मिली थी, उसके सूने जीवन में सजलदा की मौजूदगी मायने रखती थी।